तो आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं स्मार्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझे बिना हम एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मिस कर देंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस टॉपिक को आज हम लोग ऐसे समझने वाले हैं कि इसके बुनियादी जो रूल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मैं एक और वीडियो लेकर पहले भी आया हूँ, आगे भी लाऊंगा। उसमें मैं एक फैमिली की कहानी सुनाता हूँ और सब्जेक्ट और वर्ब को हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से समझाते हुए दोनों के 7 रूल्स, 7 फेरों की तरह 7 रूल्स को बताने की कोशिश करता हूँ। तो उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन आज जो अगर आप डिमांड करेंगे तो दोबारा लेकर आऊंगा वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन है। जूम पे भी हमारे सेशन चल रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें अगर हमें फाउंडेशन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। आज मैं कुछ रूल्स लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, जहां पर कि मैं अलग अलग फॉर्मूले आपको बताऊंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आप लोग एक फॉर्मूला की तरह रखते हैं। तो हम लोग वैसे ही देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ फॉर्मूले जिनको हम लोगों को रटना होगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वन ऑफ से। वन ऑफ एक ऐसा शब्द है जिसके बाद आप द या दीज या दोज या माय या आवर या योर या हिज या हर या इट्स या देयर या एपोस्ट्रोफी एस, जैसे अमित में एपोस्ट्रोफी एस अमित का, या इंडिया में एपोस्ट्रोफी एस इंडिया का, ये सब में से कुछ भी लगा सकते हैं। द दीज दोज मतलब होता है ये सब वो सब, माय मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा या तुम सबका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी नहीं उसका, हिंदी उसका उसकी नहीं, उसमें वैसे नहीं होता है, वस्तु के हिसाब से होता है। इट्स में इसका, देयर में उनका, अमित में अमित का, ये सारे शब्द को आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो नाउन होता है वो नाउन प्लूरल होता है और वर्ब जो होता है वो वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है। वन ऑफ के साथ हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वन ऑफ के बाद मैं द लगाऊंगा, द की जगह दीज दोज या इनमें से आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं। इन सारे शब्दों को एक्चुअली डिटरमाइनर्स कहा जाता है और ये रेनन मार्टिन के हिसाब से 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन सारे के अलावा ये 9वां पार्ट ऑफ स्पीच माना जाता है डिटरमाइनर्स। तो इसको आप किसी को भी लगा सकते हैं। दा के जगह आप दीज दोज देयर माय योर कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन ऐसे प्लूरल होगा, स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब ऐसे सिंगुलर होगा, इज गोइंग। इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे। वर्ब नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे बहुतों में से एक छात्र जा रहा है। इसका हिंदी होगा बहुतों में से एक छात्र जा रहा है, राइट। बहुतों में से एक छात्र जा रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग, बहुतों में से एक छात्र जा रहा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये हुआ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं और मैं बोलूं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन में सपोज यहां पर दैट लगा देता हूं। दैट मतलब होता है जो, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा देता हूं तो अब इस लाइन में जो सब्जेक्ट था वो वाक्य का सबसे शुरू वाला सब्जेक्ट था, वर्ड था, वन था। और वन सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब एक को बताता है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है, इज। लेकिन यहां पर जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, इसका मतलब है जो, ये अपने बगल के रिलेटिव को सब्जेक्ट बना देता है। तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स अब प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पर आर आएगा, आर गोइंग। यानी कि अगर तुम बीच में रिलेटिव प्रोनाउन लगा दोगे तो इसके जगह आर हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। और ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये लाइन आगे चलता जाएगा। इस लाइन, इसका मतलब है बहुतों में से एक छात्र जो जा रहा है।
तो जो जा रहा है के बाद कुछ आगे बोलना होगा, वो टॉपर है, तो वो हमने अभी नहीं बोला है, राइट। और एक बात यहां पर याद रखो कि अगर वाक्य के शुरू में मैं दा ओनली लगा दूंगा तो उस केस में यहां पर अगर मैं दैट लगाऊं या दैट ना लगाऊं, वापस यहां पर इज आ जाएगा, क्योंकि ओनली लगाने से वापस वाक्य का कर्ता धर्ता यानी सब्जेक्ट ओनली बन जाएगा और ओनली सिंगुलर, इसलिए अपने इन्फ्लुएंस में इसको सिंगुलर कर देगा। वाक्य यहां भी ये कंप्लीट नहीं है, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस लाइन का ट्रांसलेशन होगा बहुतों में से एकमात्र छात्र जो जा रहा है, आगे कुछ बोलना होगा, वो टॉपर है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये सिंटेक्स के 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे। वन ऑफ से अगर एग्जामिनेशन में आपसे कुछ पूछ सकता है, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो बस यही 3 सिंटेक्स पूछ सकता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वाक्य में वन ऑफ आएगा तो यहाँ पर इज लगेगा, अगर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा तो यहाँ पर आर लगेगा, और वहां पर ओनली आएगा तो उसके प्रभाव से यहाँ पर फिर इज हो जाएगा। ये तीनों चीजें याद कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहां पर हम लोग ईच का सिंटेक्स देखने वाले हैं। देखिएगा ईच जो होता है उसको भी ऑफ के पहले लगाया जाता है, जैसे आपने अभी वन के साथ देखा, इसके बाद भी दा लगाया जाता है, और दा के जगह आप जो सारे डिटरमाइनर्स है उसमें से कोई भी लगा सकते हैं, दीज, दोज, माई, योर, हिज, जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस सिमिलरली इसके बाद भी नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, वही चीज होता है जो पिछले वन ऑफ में हो चुका है। और आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग, मैंने एग्जांपल लिख दिया है। अगर ईच को आप यूज कीजिएगा तो उसके साथ आपको नाउन को प्लूरल लगाना पड़ेगा और वर्ब को सिंगुलर लगाना पड़ेगा। अब अगर आप यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाइएगा दैट, जैसे ही आप इस दैट को लगाइएगा, अब फिर वही होगा, इस रिलेटिव प्रोनाउन के आने के कारण, स्टूडेंट्स के कारण, इस प्लूरल वर्ड के कारण यहां पर आर आ जाएगा जो पहले हुआ। लेकिन दोस्त एक बात यहां पे गौर कर लेना कि इस जगह पर ईच और ईच वन दोनों का यूज हो सकता है, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, ईच वन भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है, दोनों का मतलब है प्रत्येक छात्र जा रहा है। और ये इसका ए सिंटेक्स है। इसका बी सिंटेक्स में ईच के बाद अगर आप ऑफ और द को नहीं लगाएं तो नाउन जो होगा वो प्लूरल के जगह सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यानी ईच के बाद आप स्टूडेंट्स नहीं लगा सकते हैं, ईच स्टूडेंट इज गोइंग। अब नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। अगर यहाँ ऑफ और द लगाओगे तो नॉन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, अगर ऑफ द नहीं लगाओगे तो नॉन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच स्टूडेंट इज गोइंग, इसका भी अर्थ यही है, प्रत्येक छात्र जा रहा है। ऊपर का जो अर्थ है प्रत्येक छात्र जा रहा है, वही इसका भी अर्थ है, प्रत्येक छात्र जा रहा है। इसका ले लेना दोस्तों, इसका पिक्चर ले लेना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे और क्लासेस लेते आएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771419108 पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मेरे फाउंडेशन और स्पोकन इंग्लिश के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहां पर तीसरा सिंटेक्स है एवरीवन का, लेकिन दोस्तों ऑफ के पहले आप ईच और ईच वन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन दोस्तों यहां पर गौर करो कि यहां ऑफ के पहले तुम एवरी नहीं लगा सकते हो, एवरी को लगाना गलत होगा, सिर्फ एवरीवन लग सकता है। और एवरीवन का मतलब होता है सब। अगर मैं एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखूंगा, यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगा इज, और इसका मतलब होगा सब छात्र जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता, और इसको भी मैं बी सिंटेक्स में वैसे ही लिख सकता हूं जैसे मैंने अभी ईच को लिखा, एवरी के साथ ऑफ या द नहीं लगाया तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर हो गया है, स्टूडेंट हो गया है, वर्ब भी सिंगुलर हो गया है। इसका भी मतलब वही है, सब छात्र जा रहे हैं, दोनों का मतलब सेम। एक बात याद रखना कि यहां जो मैंने बी सिंटेक्स लिखाया है, इस बी सिंटेक्स में सिर्फ ईच का यूज होता है, वन का यूज नहीं होता। इसमें ईच और ईच वन दोनों आ सकता है, इसमें सिर्फ ईच आता है, ईच वन नहीं। अगर ऑफ द नहीं लगाओगे तो सिर्फ ईच का यूज होगा, ईच वन का यूज नहीं होगा। ईच वन स्टूडेंट नहीं बोला जाता है।
और यहां भी सिर्फ एवरी का यूज होगा, एवरीवन का यूज नहीं होगा, और इसमें एवरी का यूज नहीं होगा, सिर्फ एवरीवन का यूज होगा। तो इन दोनों सिंटेक्स को ध्यान रखो। अब सवाल ये उठता है कि ईच का मतलब है प्रत्येक छात्र जा रहा है। ईच का मतलब हमने इसका मतलब हमने देखा सब छात्र जा रहा है, इसका मतलब हमने देखा प्रत्येक छात्र जा रहा है। तो सवाल है कि प्रत्येक यानी ईच और सब यानी एवरी में क्या डिफरेंस है। अगर मैं किसी को बोलूं, ऑफिस में जाकर बोलूं कोचिंग में कि ईच छात्र को यानी प्रत्येक छात्र को क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तो वो प्रत्येक को दे देगा। और अगर मैं बोलूं एवरी छात्र को क्वेश्चन पेपर, एवरी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तब भी वो सबको देगा। तो प्रत्येक और सब में ईच और एवरी में क्या अंतर है? तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ईच का मतलब होता है एक एक करके और एवरी मतलब होता है एक साथ। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्वेश्चन पेपर को एक साथ नहीं बांट देगा, वो क्वेश्चन पेपर एक एक करके ही देगा। तो ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है एक एक करके, लेकिन ईच को इस कमरे के अंदर यूज किया जा सकता है और एवरी को बाहर चौराहे पर यूज किया जाता है। तो डिफरेंस समझ आ गया एक एग्जांपल से। अब रूल से भी देख लो। अगर आगे बढ़ोगे तुम तो यहां पर तुमको ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस नजर आएगा। अब यहां पर अगर ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ईच का यूज तब होता है जब नाउन का संख्या 2 हो या 2 से ज्यादा हो। जब नाउन का संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तो ईच को यूज करते हैं, और जब नाउन का संख्या सिर्फ 2 से ज्यादा हो तो हम लोग एवरी को यूज करते हैं। कहने का मतलब, मान लो मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये ईच और एवरी का जो डिफरेंस है इसको ध्यान से देखने की बात। क्या मैंने बोला ईच का यूज तब किया जाता है जब नाउन का संख्या या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, और मैंने बोला एवरी का यूज तब किया जाता है जब नाउन का संख्या हमेशा 2 से ज्यादा हो। तो अगर मैं तुमको एक स्टेटमेंट दे दूं, डैश ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज गोइंग, और दूसरा स्टेटमेंट दे दूं, डैश ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज गोइंग, और तुमको बोलूं कि तुम कहां ईच लगाओगे कहां एवरी लगाओगे, तो ऊपर वाले में नाउन की संख्या 2 है और 2 होने पर सिर्फ और सिर्फ ईच का यूज हो सकता है, इसलिए तुम यहां पर ईच लगाओगे। लेकिन नीचे वाले में नाउन की संख्या 3 है, 3 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा इधर भी आ रहा है और 2 से ज्यादा इधर भी आ रहा है, यानी इस जगह पर ईच का भी यूज हो सकता है और एवरी का नहीं, लेकिन एवरीवन का यूज होगा, क्योंकि ऑफ के पहले एवरीवन आता है, एवरी नहीं। यानी यहाँ पे सिर्फ ईच, लेकिन 2 से ज्यादा होने पर ईच और एवरीवन दोनों यूज हो सकता है। सवाल उठता है कि ईच और एवरीवन में से अगर एक चुनने को दे दे इन दोनों में से, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? तो अगर ईच और एवरीवन में से एक चुनने को दे दें तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। हम ईच और एवरीवन का दूसरा डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें हम रूल देख रहे हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है, इसलिए प्लीज अगर जो लोग भी देख रहे हैं इसको थोड़ा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें चैनल को, सेव करें वीडियो को। ईच का यूज तब होता है जब नाउन का जो संख्या है, नंबर ऑफ नाउन, वो मेंशन्ड हो और स्पेसिफिक हो। मेंशन मतलब कि उसका उल्लेख किया गया हो वाक्य में, और वो स्पेसिफिक हो मतलब एग्जैक्ट हो, खास हो। और एवरी का यूज तब किया जाता है जब वाक्य में नंबर ऑफ नाउन ना तो मेंशन्ड हो, ना तो उसका उल्लेख हो, और ना तो वो स्पेसिफिक हो, ना तो वो खास हो। अगर आप इस लाइन को देखिएगा, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग, और इस लाइन को देखिएगा, डैश ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज गोइंग, तो ऊपर वाले लाइन में स्टूडेंट्स की संख्या स्पेसिफिक और मेंशन नहीं है, हमको पता ही नहीं है कितने छात्र हैं, इसलिए जब स्टूडेंट की संख्या पता ना हो तो हम लोग एवरी का यूज करते हैं। यहां पर एवरी को या एवरीवन को यहां पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, जबकि यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या स्पेसिफिक और मेंशन है, दिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स, तो इस केस में यहां पर हम लोग ईच को प्रेफर करेंगे और यहां पर ईच 1 आएगा। स्टूडेंट की संख्या दिया है, अगर मेंशन है, स्पेसिफिक है, 5 दिया हुआ है, तो ईच प्रेफरेबल है अगर नाउन की संख्या 2 से ज्यादा हो तो।
और यहाँ पर एवरी प्रेफरेबल है ऊपर वाले में। तो अगर पिछले क्वेश्चन में तुम आओगे और इसमें तुमको चूज करना पड़ेगा कि ईच लगाओगे या एवरी, तो नाउन की संख्या यहाँ स्पेसिफिक है और मेंशन्ड है, और इस केस में तुमको यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए ईच को, माने ईच ज्यादा बेहतर इसमें भी जवाब होगा। इसमें तो सिर्फ ईच ही लगेगा और इसमें ज्यादा बेहतर जवाब ईच होगा। एवरीवन सेकंड प्रेफरेबल आंसर होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर संख्या दिया हुआ हो तो एवरी लगाएंगे, और संख्या ना दिया हुआ हो तो एवरी लगाएंगे, संख्या दिया हुआ हो तो ईच लगाएंगे। मतलब इस कमरे के अंदर 10 लड़के बैठे हुए हैं, 50 लड़के बैठे हुए हैं, मुझे बोलना है कि उन 50 लड़कों को क्वेश्चन पेपर दे दो, या गिन सकता हूं मैं ऑफिस में 3 लड़के बैठे हैं, उन तीनों लड़कों को क्वेश्चन पेपर दे दो। जब भी आपको संख्या पता होगी तो आप लोग प्रेफरेबल उसमें ईच का यूज करेंगे। जब संख्या पता है, जब 10 लड़के पता है, 50 लड़के पता है, हम लोग ईच का यूज करेंगे। लेकिन बाहर अगर मैं चौराहे पर चला गया, बोरिंग रोड चौराहे पर, मैंने लड़कों को बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दो, जितना लड़का पास कर रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि बोरिंग रोड चौराहे से कितना लड़का दिन भर में पास करेगा, वहां पर मैं प्रेफरेबल एवरी का या एवरीवन का यूज करूंगा। तो राइट, ये एक रूल आपने सीख लिया, सीधे एग्जाम में काम आएगा। आइए आइदर को देखते हैं। आइदर वाला स्लाइड मैं थोड़ा सा आपके सामने और क्लियर करके लिख दूं, तो इसको मैं नीचे वाले पोर्शन को हटा रहा हूं कि हम लोग एक एक करके पहले समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड अगर हम लोग बना देंगे टेक्स्ट के फॉर्म में। लेकिन लिखना बहुत कुछ है दोस्त, सिर्फ एक इमेज को देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, रूल्स को देखने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले आइदर को ऑफ के साथ लगाया जाता है, इसके साथ भी दा आता है, नाउन यहाँ भी प्लूरल आता है, वर्ब यहाँ भी सिंगुलर आता है। नाउन हमने यहाँ भी प्लूरल लगाया, वर्ब हमने यहाँ भी सिंगुलर लगाया। राइट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ इज गोइंग लगाया। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक छात्र जा रहा है, दो छात्र है उसमें से कोई एक जा रहा है। याद रखना है कि जब भी आइदर आता है तो नाउन की संख्या सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली एक टू छुपा हुआ है, आइदर ऑफ द टू लगा हुआ है, ये टू नहीं भी लिखा हुआ हो तो यहाँ पर एक टू स्टूडेंट छुपा हुआ है। अब अगर आइदर को, ये जो सिंटेक्स देख रहे हो ये ए सिंटेक्स है, ये जो अभी के सारे सिंटेक्स की तरह है, इसका मतलब दो में से कोई एक छात्र जा रहा है। तो आइदर का एक बी सिंटेक्स होता है, आइदर को और के साथ भी लगाया जाता है, इसको गौर कीजिएगा। और आइदर को जब और के साथ लगाया जाता है तो यहां पर अगर नाउन 1 लगाया जाए और यहां पर अगर नाउन 2 लगाया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो वर्ब लगाया जा रहा है वो किसके हिसाब से होगा, तो आपको यहाँ पे बोलना होगा कि वो अकॉर्डिंग टू नाउन 2 होगा, वो नाउन 2 के हिसाब से होगा। अगर ऐसा है और अगर ये सही है तो एग्जाम में अगर मैं तुमको आइदर बॉय और गर्ल दे दूंगा और यहाँ पूछूंगा गोइंग लगा रहा हूं, इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो तुम दूसरे वाले नाउन के हिसाब से यहाँ पर इज लगाओगे। नाउन 1 से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ नाउन 2 से मतलब है। नाउन 2 के हिसाब से तुम वहां पर अगर सिंगुलर है तो वह सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वह प्लूरल। अगर मैं तुमको यहाँ पर आइदर दे दूं और यहाँ पर बॉयज दे दूं, प्लूरल दे दूं, और यहाँ पर मैं गर्ल्स दे दूं, इसको भी प्लूरल कर दूं, और पूछूं कि अब इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो अभी भी तुमको पहले नाउन से कोई मतलब नहीं, दूसरा नाउन प्लूरल है इसलिए तुम यहाँ पर आर लगा दोगे। अगर मैं तुमको यहाँ पर आइदर दे दूं और यहाँ पर बॉयज को सिंगुलर रखूं लेकिन उधर जाके गर्ल्स को मैं प्लूरल कर दूं और तुमसे पूछूं यहाँ पर इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो तुम यहाँ भी दूसरे नाउन के हिसाब से, प्लूरल नाउन के हिसाब से इसको आर लगाओगे। राइट, बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब होगा अगर मैं तुमको यहाँ पर बोल दूं कि मैं आइदर लिख रहा हूं, इसको मैं प्लूरल कर रहा हूं और इसको मैं गर्ल को सिंगुलर कर रहा हूं,
और तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो तुम अभी तक के सेंस के हिसाब से दूसरे वाले नाउन के हिसाब से यहाँ पर इज लगाने जाओगे, लेकिन तुमको पता करना होगा, जानना होगा कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन ये तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। तो यहाँ पर एकदम एग्जाम की बात आ गई, बहुत सारे किताबों में भी चीज को छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम सीखे कि अगर आइदर और आ रहा है तो पहला नाउन सिंगुलर और दूसरा नाउन सिंगुलर हो सकता है, पहला नाउन प्लूरल और दूसरा नाउन प्लूरल हो सकता है, पहला नाउन सिंगुलर और दूसरा नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन पहला नाउन प्लूरल और दूसरा नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आइदर और किसी वाक्य में आ रहा हो तो एस एस हो सकता है, ये सिंगुलर और ये सिंगुलर हो सकता है, पी पी हो सकता है, पहला वाला प्लूरल और दूसरा वाला प्लूरल हो सकता है, एस पी हो सकता है, पहला वाला सिंगुलर दूसरा वाला प्लूरल हो सकता है, लेकिन पी एस नहीं हो सकता है, पहला वाला प्लूरल और दूसरा वाला सिंगुलर नहीं हो सकता, पहला नाउन प्लूरल दूसरा नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? ऐसे समझ सकते हो कि दूसरे नाउन के हिसाब से वर्ब डिसाइड होता है, तो दूसरा नाउन मेन सब्जेक्ट है, और जो मेन होता है वो पहले वाले से कमजोर नहीं हो सकता है। सिंगुलर मतलब कमजोर, प्लूरल मतलब मजबूत। तो अगर दोनों सिंगुलर है यानी दोनों कमजोर है, चलेगा, ये दोनों मजबूत है ये भी चलेगा, पहला वाला कमजोर और मेन जो है वो मजबूत है तब भी चलेगा। लेकिन अगर पहला वाला मजबूत हो गया और जो मेन है सब्जेक्ट जिसके हिसाब से वर्ब चल रहा है वो कमजोर हो जाए, वो सिंगुलर हो जाए, तो नहीं चलेगा, इसलिए पीएस नहीं होता है। पीएस को तुम यूज नहीं कर सकते हो। यानी तो आइदर और जब भी आएगा तो वर्ब दूसरे वाले नाउन के हिसाब से होगा, और पहला नाउन सिंगुलर दूसरा नाउन सिंगुलर, पहला नाउन प्लूरल दूसरा नाउन प्लूरल, पहला नाउन सिंगुलर दूसरा नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन पहला नाउन प्लूरल और दूसरा नाउन सिंगुलर कतई नहीं हो सकता है। अब अगर तुम लोग इसको देख लिए हो, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो अब अगर नेक्स्ट में जाओगे तो हम दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के तुम्हारे सामने दे दिए हैं, और तुम इन दोनों क्वेश्चन को समझ लो और समझ लो कि पैसा वसूल। जितना जीबी ये वीडियो पे बर्बाद किए हो वो तुमको अभी रिटर्न में मिल जाएगा। बस इसको समझ लेना है, एग्जामिनेशन का समझो कि कितना सारा नंबर तुम्हारे सामने पक्का होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लो। अगर हम तुमको एग्जाम में पूछें कि आइदर द प्रिंसिपल्स, देखो प्रिंसिपल्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, और द टीचर, टीचर सिंगुलर है, वेंट टू स्कूल, और तुमको बोलो ये गलत है कि सही है, पहचानो। ए, ये पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, यहां तक मैंने ए मार्क कर दिया है, इस जगह तक, इस जगह तक यहाँ पर बी मैंने मार्क कर दिया है, ये ए हो गया, और ये पार्ट सी, और यहाँ डी में मैंने नो एरर लिख दिया है। अब भाई एरर है तो मार्क करो, नहीं तो नो एरर मार्क करो। तो एरर को अब दो तरीके से टिक किया जा सकता है, पहला वाला प्लूरल है, दूसरा वाला सिंगुलर है, पीएस नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन, पीएस को हम लोग कैसे याद कर लेंगे? पीएस नहीं हो सकता, पहला प्लूरल दूसरा सिंगुलर नहीं हो सकता, इसको याद कर लेंगे, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन इज नॉट अलाउड, यानी पहला वाला प्लूरल और दूसरा वाला सिंगुलर नहीं हो सकता है, पीएस नहीं हो सकता। तो अगर पीएस नहीं हो सकता है तो यहाँ पर पहला वाला प्रिंसिपल प्लूरल, दूसरा वाला टीचर सिंगुलर हो रहा है, पीएस नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो हम लोगों को दो ऑप्शन है, या तो प्रिंसिपल में से एस हटा दे या टीचर में से एस लगा दे, या तो दोनों को प्लूरल कर दे या दोनों को सिंगुलर कर दे। तो याद रखना, इसमें लॉजिक अप्लाई करना, जहां तक सही है वहां तक सही है, जहां तक सही है वहां तक सही है का मतलब है कि आइदर सही है, आइदर के बाद पहला वाला नाउन प्लूरल भी सही है, उसके बाद जो और लगता है इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन पहला नाउन अगर प्लूरल हो तो दूसरा नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता, और इसलिए यहाँ टीचर लगाना गलत है। और एग्जाम में हम लोग इस पार्ट में, यानी कि जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में हम लोग गलती आइडेंटिफाई करेंगे बी पार्ट में, और हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो टीचर है, जो सिंगुलर टीचर है, उसको काट के हम लोग उसकी जगह टीचर्स लगा देंगे, प्लूरल कर देंगे, क्योंकि जहां तक सही है वहां तक सही है। प्रिंसिपल्स में कोई गलती नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स प्लूरल के आने के बाद दूसरा नाउन सिंगुलर नहीं आ सकता, इसलिए टीचर को काट के टीचर्स करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन बी मार्क करेंगे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें और लिख दे आइदर द प्रिंसिपल्स और द टीचर इज गोइंग, तो यहां पर तुमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर तुम प्रिंसिपल्स को रहने दोगे और टीचर में एस लगा दोगे तो टीचर प्लूरल हो जाएगा, और अगर टीचर प्लूरल हो जाएगा तो दूसरे नाउन के हिसाब से वर्ब को भी चेंज करना होगा, इसको भी इसके जगह आर करना होगा।
तो दो जगह चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट बी पार्ट में आता है और ये वाला पार्ट सी पार्ट में आता है, तो दोनों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और चूंकि हम दोनों को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम टीचर को प्लूरल करने की जगह वापस पीछे जाएंगे और सही आंसर ए को मार्क करेंगे, और ए में जो प्रिंसिपल्स दिया हुआ है उसको काट के उसको सिंगुलर प्रिंसिपल कर देंगे, प्लूरल के जगह इसको सिंगुलर कर देंगे और ये सही हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को टीचर को एस करना पड़ा और आंसर बी मार्क करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वेंट आ रहा है और वेंट पास्ट पार्टिसिपल V2 फॉर्म होता है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर है या टीचर से, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमेशा वेंट ही रहेगा। इसलिए हमको टीचर में एस लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टीचर में एस लगा देंगे तो इसको आर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा इसके प्लूरल होने के कारण, क्योंकि ये दूसरे नाउन के हिसाब से चलता है। तो हम लोगों को पहले नाउन को सिंगुलर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को चेंज करके यहाँ पर आंसर ए मार्क करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वेंट को अगर इज कर दिए या वाज कर दिए तो आंसर बदल गया। इसमें आंसर सही बी है, इसमें आंसर सही ए है, क्योंकि हमको यहाँ पर परिवर्तन करना होगा, प्रिंसिपल्स को सिंगुलर करना होगा। तो दोस्तों ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी क्लासेस में नॉर्मल लुइस जैसी किताबें भी डिस्कस होती है, जिसमें हम लोग रूट वर्ड के हिसाब से वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, जैसे तुरंत याद किया जा सकता है इन सारे शब्दों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिल लगा हुआ है, फिल मतलब लव होता है, और एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानवता, मैनकाइंड। तो जो मानवता से प्यार करे वो फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानवता के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले फिलैंथ्रोपिस्ट। और मिस मतलब होता है नफरत करना, तो यहाँ पर मिस के बाद एंथ्रोपिस्ट लगा हुआ है। तो जो मानव, अब मिस मतलब होता है नफरत, फिल मतलब प्यार, तो मिस मतलब नफरत, और एंथ्रोपिस्ट मतलब वही मानवता। तो जो मानवता से नफरत करे वो मिसएंथ्रोपिस्ट। और उसी तरीके से रूट वर्ड्स के हिसाब से हम लोग बाकी वर्ड सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है जिनिस्ट, GYNIST, इसका मतलब होता है फीमेल। तो मिसोजिनिस्ट वो होता है जो मानवता से नफरत करे। यहाँ पर है मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज, गैम मतलब शादी, गेम मतलब शादी, तो मिसोगैमिस्ट मतलब जो शादी से नफरत करे, सलमान खान टाइप का। और यहाँ है मिसएंड्रिस्ट, ए लगा हुआ है, एंड्री मतलब होता है मेल, तो मिसएंड्रिस्ट वो है जो मेल से नफरत करे। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग रूट वर्ड के थ्रू सीखेंगे। तो आप लोग इनकरेज करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों के बीच, ताकि हम ऐसे ही क्लासेस आपके साथ लेते आए। तो मिलते हैं, और जिन लोगों को डिटेल में इस तरह के क्लासेस करना है वो क्योंकि हम लोग 1-to-1 क्लासेस जूम पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।